चलो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिशन एनसीईआरटी मिशन नीट के तहत जो है आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक का सिलेक्शन किए हैं। ये साइट्रिक एसिड साइकिल जो है पढ़ना है हम लोग को। चलिए यहाँ से यहाँ ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल AIC का साइट्रिक एसिड साइकिल भी है। AIC को जो है बड़ा पॉपुलर नेम है क्रेब्स साइकिल। यही हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसको देखिए, एक नाम जो है साइट्रिक एसिड साइकिल क्यों है, साइट्रिक एसिड साइकिल भी क्यों नाम है इसका। तो कहता है कि इसका जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, चाहे सीधा फर्स्ट प्रोडक्ट जो है इस साइकिल का, चूँकि बार बार जो है इस समय साइकिल लगा, मतलब ये जो साइक्लिक प्रोसेस है। तो इसके साइकिल चलने में इसका पहला प्रोडक्ट जो है साइट्रिक एसिड का निर्माण हो रहा है। साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है, इसीलिए इसको हम लोग साइट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। अब सवाल है कि इसको क्रेब्स साइकिल क्यों बोलते हैं। तो क्रेब्स साइकिल जो है इसका डिस्कवरर जो है, इसके डिस्कवरर के नाम पर जो है क्रेब्स जो है इसका डिस्कवरर है। वही जो है इसका खोज किया है, अध्ययन किया है, इसीलिए इसको क्रेब्स साइकिल जो है बोलते हैं। तो हैंस एडोल्फ क्रेब्स ने इसका खोज किया था, इसीलिए क्रेब्स साइकिल कहते हैं। इसका पहला प्रोडक्ट जो है, साइकिल का पहला प्रोडक्ट जो है साइट्रिक एसिड बनता है, साइट्रेट बनता है, इसीलिए साइट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। और इस साइट्रिक एसिड में जो है 3 गो जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ये जो साइट्रिक एसिड है इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है। ये साइट्रिक एसिड जो है ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाए जाते हैं, इसीलिए एक नाम जो है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी है। चलिए हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपना जो साइकिल है उस साइकिल को हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, तब फिर हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। इस साइकिल को जो है एकदम, इस साइकिल को एकदम पढ़ लेना है, समझ लेना है। जो लोग भी इस साइकिल को अगर समझ लेता है, पढ़ लेता है, उसको फिर एक्स्ट्रा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इस साइकिल को आप पढ़िए। ये जो है पाइरूवेट है, पाइरूवेट। ये पाइरुविक एसिड, पाइरुवेट जो है आयनिक फॉर्म ऑफ पाइरुविक एसिड है। ये पाइरुवेट जो है फ्रॉम ग्लाइकोलाइटिक
ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का जो है प्रोडक्ट है। जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है तो पायरुविक एसिड पायरुवेट बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड बनता है। वहाँ से ये पायरुविक एसिड जो है 3 कार्बन वाला कंपाउंड बना। ग्लूकोज के कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ये पायरुवेट बना, हम लोग देखे थे एरोबिक रेस्पिरेशन वाला वीडियो में इस चीज़ को आप देखे हैं। तो ये जो है ये पायरुविक एसिड, ये पायरुवेट, इसका भी एक क्वेश्चन आपको बताया गया है। ये भी जो इसको भी पायरुवेट का भी कन्वर्सन होते हुए देखा है आपने। तो ये पायरुवेट कोएंजाइम भाग लेगा इसमें, कोएंजाइम के साथ जुड़कर यहाँ पर CO2 का क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, रिमूवल होगा। यहाँ CO2 रिमूव होंगे और यहाँ से जो है हाइड्रोजन क्या होगा, 2 हाइड्रोजन क्या होगा, रिलीज होगा, जिसको NAD प्लस जो है NAD क्या करेगा, रिसीव करके एक्सेप्ट करके NADH प्लस का निर्माण करेगा। तो अब इतना होने के बाद जो है एसिटाइल कोएंजाइम में जो है ये कन्वर्ट कर जाएगा। ये पायरुविक एसिड कोएंजाइम के साथ मिलकर, कोएंजाइम के साथ जब प्रतिक्रिया करेगा तो यहाँ पर एक मॉलिक्यूल CO2 रिमूव करेंगे, 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के रूप में यहाँ निकलेगा और ये NAD इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा और जो है रिड्यूस होकर NADH प्लस H का निर्माण करेगा। और यहाँ पर ये चीज़ हम लोग पहले भी देखे हुए थे। तो ये पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम का में बन गया। क्योंकि यहाँ पर एक CO2 मोलिक्यूल्स निकला है, इसीलिए अब एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा, 2 कार्बन कंपाउंड। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है ना। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम, अब हम लोग बता रहे हैं कि ये जो है इतना, ये जो है आपको साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम अब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होंगे, प्रवेश करेंगे एसिटाइल कोएंजाइम। तो जब एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करेंगे तो वहाँ पर पहला जो है ऑक्सैलोएसिटिक एसिड के साथ वो प्रतिक्रिया करेंगे। ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ऑक्सैलोएसीटेट, इसका आयनिक रूप को आप ऑक्सैलोएसीटेट, जैसे हम लोग पायरुविक एसिड को पायरुवेट बोल रहे हैं, उसका आयनिक रूप है, उसी तरह से एक्सैलोएसीटेट या ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो 4 कार्बन का जो है कंपाउंड है, उसके साथ जो है एसिटाइल कोएंजाइम जो है जुड़कर, यहाँ पर दोनों को मैंने बताया रहा है कि जुड़ के ये साइट्रिक एसिड का निर्माण होता है। हम बताए थे कि इस साइकिल का पहला प्रोडक्ट साइट्रिक एसिड होता है ना। तो साइट्रिक एसिड का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है जुड़ा, तो यहाँ पर चूँकि ये 2 कार्बन कंपाउंड है और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड है, तो 6 कार्बन कंपाउंड वाला यहाँ पर यौगिक मिला साइट्रिक एसिड। तो पहला जो इसका यौगिक जो है, पहला कंपाउंड जो है क्या बना है, साइट्रिक एसिड, इसीलिए इसको साइट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। इसमें जो है यहाँ से मैंने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम को जोड़ने में जो है यहाँ पर एक एंजाइम भाग लेगा, साइट्रेट सिंथेटेज। यहाँ पर एक एंजाइम भाग लेगा, साइट्रेट सिंथेटेज। साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम जो है
जिससे क्या होगा इस एंजाइम के ऊपर, और एक जल अणु भी जो है, एक वाटर मोलिक्यूल्स भी इसमें लगेगा, वाटर मोलिक्यूल्स भी इसमें ऐड करेगा, मतलब यहाँ पर कंडेंसेशन होगा। यहाँ पर जब वाटर मोलिक्यूल्स जो है कंडेंसेशन होगा और इसके कोएंजाइम जो है, कोएंजाइम क्या होंगे, रिमूव होंगे। कोएंजाइम ये जो तीर के निशान बाहर है मतलब ये रिमूव हो रहे हैं, जो अंदर है मतलब लग रहे हैं। इतना सब क्रिया होगा। एसिटाइल कोएंजाइम 2 कार्बन कंपाउंड है, वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम जो प्रवेश करेगा तो पहला कौन सा कंपाउंड के साथ वो मिलेगा, कौन सा कंपाउंड से उसका मुलाकात होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जो, और उसके साथ जो है वो रिएक्ट करके, तो उसके रिएक्शन के लिए ये सब नेसेसरी है। कौन से एंजाइम, तो साइट्रेट सिंथेटेज, वहाँ पर जो है H2O और कोएंजाइम बाहर रिमूव हो जाएंगे और ये दोनों जो है जुड़कर साइट्रिक एसिड का जो है निर्माण करेगा। ये साइट्रिक एसिड जो है, अब यहाँ पर हम लोग के जो एनसीईआरटी बुक है इसमें यहाँ पर डायरेक्ट स्टेप में बताया है, लेकिन ये साइट्रिक एसिड, अब ये साइट्रिक एसिड जो है पहले आपको मतलब और कन्वर्ट करके 2-3 स्टेप में जो है ये टूट के तब जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाएगा। तो ये डायरेक्ट स्टेप में यहाँ बताया गया है, तो पहले इसको हम लोग समझते हैं तो फिर देखा जाएगा। तो ये साइट्रिक एसिड जो है ये डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्ट अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड नहीं बनाएगा। इसके बीच में जो है कन्वर्सन है, कुछ और स्टेप हैं जिसको यहाँ पर इग्नोर किया गया है। तो पहले जो हम एनसीईआरटी में जो है पहले उसको समझते हैं, सीखते हैं। तो यहाँ साइट्रिक एसिड जो है वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में चेंज होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज होगा। इस क्रम में जो है यहाँ पर एक कार्बन के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, कार्बन अणु जो है रिमूव होंगे, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब कार्बन CO2 का रिमूवल, और यहाँ जो है हाइड्रोजन भी क्या होगा, निकलेगा, डिहाइड्रोजिनेशन। यहाँ पर कुछ शब्द है आपको याद रखने होंगे। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब रिमूवल ऑफ CO2। जब CO2 रिमूव होगा तो क्या शब्द यूज करेंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। और जब यहाँ पर ये हाइड्रोजन निकलेगा, डिहाइड्रोजिनेशन। ये सब शब्द हैं। तो अब फिर क्या करेगा यहाँ NAD जो है इस हाइड्रोजन को जो है एक्सेप्ट करके NADH+H में जो है चेंज कर देता है, और ये जो है NADH+H ETS में प्रवेश करता है और जाके एनर्जी का जो है ATP के रूप में एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। यहाँ भी देखिएगा हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, NAD। पूछता है कि क्रेब साइकिल में चाहे मतलब पायरुवेट को जो है कन्वर्सन एसिटाइल कोएंजाइम के समय जो हाइड्रोजन जो है रिमूव होता है, वहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन होता है, तो उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कौन करता है, NAD। और NAD जो है हाइड्रोजन को रिसीव करके एक्सेप्ट करके उसके साथ जुड़कर NADH+H+ का निर्माण करता है, और ये जो है ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रवेश करते हैं। ये कहाँ जाते हैं, ETS का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो हम लोग का एक अलग टॉपिक है। और वहाँ पर जो है 3ATP का निर्माण होता है। ये भी जो है NADPH जो है ETS में जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, और वहाँ पर 3ATP
पी का निर्माण होगा, जो उसके लिए एक अलग हम लोग ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ेंगे। तो इस कन्वर्सन में जो भी हाइड्रोजन जो है रिमूव हो रहे हैं, उस हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन के रूप में निकल रहा है, उसको जो है NAD जो है यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, वो NAD हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH2 में जो है चेंज कर दे रहा है, और ये NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में प्रवेश करके एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहा है। चलिए, तो साइट्रिक एसिड जो है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में चेंज किया। इस दौरान जो है एक CO2 मोलिक्यूल्स रिमूव हुए और यहाँ पर NADH2 का निर्माण किया। अब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अब 5 कार्बन वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक CO2 का रिमूवल हुआ है। अब जो है फिर ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है, यहाँ भी जो है कुछ स्टेप को इग्नोर किया गया है। ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड अब डायरेक्ट नहीं, यहाँ से जो है ये कुछ और भी जो है स्टेप में जो है ये टूटेंगे, लेकिन उस स्टेप को यहाँ पर इग्नोर किया गया है, तो वहाँ फिर हम चर्चा करेंगे, उसको बनाएंगे। अभी यहाँ इसको समझते हैं। तो एक अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है यहाँ पर क्या किया है, फिर जो है वो एक CO2 जो है रिमूव हुआ है, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, और फिर यहाँ पर जो है हाइड्रोजन क्या हुआ है, फिर मैंने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के पहले भी सेम प्रोसेस हुआ है और इसके बाद भी जो है सेम प्रोसेस हुआ है, ये बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है और फिर यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। 2 हाइड्रोजन जो है आयन निकले हुए हैं, जिसको NAD ग्रहण करके NADH2 का निर्माण कर दे रहा है, और ये फिर जो है क्या होगा, ETS में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाएगा और वहाँ पर जाके 3 ATP का निर्माण करेगा, क्योंकि एनर्जी का रूप कौन होता है, ATP। यहाँ पर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है, यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है, यहाँ पर सक्सिनाइल कोएंजाइम बनता है ना। सक्सिनाइल कोएंजाइम जब सक्सिनिक एसिड में जब चेंज करता है, तो वहाँ पर GDP ग्वानोसिन डाइफॉस्फेट GTP में चेंज करता है, GTP में चेंज करता है ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट में, और इसी कन्वर्सन के क्रम में ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो है ATP का निर्माण करता है, ATP का निर्माण करता है। तो यहाँ भी एक ATP का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर किसी NAD या कोई भी हाइड्रोजन एक्सेप्टर के द्वारा जो है एक्सेप्ट हाइड्रोजन नहीं हुए हैं, और न ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जाकर जो है एनर्जी बना है। यहाँ एनर्जी डायरेक्ट बना है, इस स्टेप को याद करिएगा। यहाँ पर डायरेक्ट जो है एनर्जी बना है। तो इस एनर्जी को हम लोग इस स्टेप में यहाँ GDP को GTP में चेंजिंग के कारण ATP में चेंज करता है। यहाँ पर एक प्रोसेस है, इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एक ATP यहाँ बनता है क्रेब साइकिल में। अब ये सक्सेनिक एसिड में चेंज किया। अब सक्सेनिक एसिड जो है मैलिक एसिड में चेंज करता है। यहाँ पर भी जो है हाइड्रोजन क्या होते हैं, निकलते हैं। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन जो है निकलता है। तो चलिए 2 हाइड्रोजन निकलेंगे।
लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन एक्सेप्ट करने वाले FAD हैं। अब तक क्रेब्स साइकिल के अंतर्गत जो भी हाइड्रोजन निकल रहे थे, उस हाइड्रोजन को जो है NAD जो है क्या कर रहा था, रिसीव कर रहा था, एक्सेप्ट कर रहा था। यहाँ पर ATP बना है, डायरेक्ट बना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, लेकिन सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड में कन्वर्ट होने के क्रम में हाइड्रोजन का जो है रिमूवल हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, FAD है, यहाँ याद रखना होगा। यहाँ जो है हाइड्रोजन एक्सेप्टर कौन है, FAD है। बस यहाँ एक जगह पूरे क्रेब्स साइकिल में मात्र एक जगह ही जो है, मात्र पूरे TCA साइकिल में, क्रेब्स साइकिल में यही एक पॉइंट है जहाँ पर सक्सेनिक एसिड से मैलिक एसिड के कन्वर्सन के वक्त जो हाइड्रोजन जो है निकलते हैं उसको FAD ग्रहण करता है, बाकी जगह पर जो हाइड्रोजन निकलते हैं उसको NAD ग्रहण करते हैं। इस बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब सक्सेनिक एसिड मैलिक एसिड में चेंज कर गया। अब मैलिक एसिड फिर जो है ऑक्सैलो जहाँ से चला था वहाँ पर चलाया, फिर मैलिक एसिड जो है ऑक्सैलो एसिटिक में क्या कर गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में चेंज कर गया। इस दौरान भी हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है। तो फिर यहाँ पर NAD क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है और NADH2 में चेंज कर रहा है। फिर ये जो है ETS में प्रवेश करेगा और 3 ATP का निर्माण करेगा। एक दिन हम पूरे क्रेब्स साइकिल में एक दिन पूरे एक मोलिक्यूल्स ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडेशन के समय टोटल कितना ATP बनेगा उसका हम बैलेंस शीट बनाएंगे। इसीलिए पूरे प्रोसेस को याद रखिएगा, उस दिन काम आएगा। चलिए, तो अब ये भी जो है FADH2 भी जो है ये भी ETS में प्रवेश करेगा, लेकिन यहाँ पर 2 ATP ही बनेगा, 2 ATP बनेगा। इस बात को आपको याद करना है, इस बात को याद रखना है कि जब हाइड्रोजन को FAD एक्सेप्ट करेगा, रिसीव करेगा और वो ETS में जाएगा तो उससे कितने मोलिक्यूल से ATP बनेंगे, 2 ATP। लेकिन NAD अगर ग्रहण करता है तो कितने ATP बनेंगे, 3 ATP बनेंगे, 3 ATP बने। इस तरह से 3-4 जगह पूरे क्रेब्स साइकिल में 4 पॉइंट पर जो है हाइड्रोजन डिहाइड्रोजिनेशन हुआ है, हाइड्रोजन रिमूव किया है और उसको ग्रहण करने वाला 3 पॉइंट पर NAD है, 3 पॉइंट पर NAD है और 1 पॉइंट पर FAD है और एक जगह ATP बना है, यहाँ पर बिना हाइड्रोजन एक्सेप्टर के बने हैं, डायरेक्ट बने हैं और इसको हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के दौरान कितने ATP बनते हैं, तो 1 ATP बनते हैं और बाकी जो है NAD वाला FAD सब जोड़ घटाव हम लोग एक दिन करेंगे। तो ये है हम लोग का साइट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो कहिए, इस पूरे कन्वर्सन को आपको क्या कर लेना होगा, याद कर लेना होगा। तो पायरुविक एसिड, पायरुवेट जो ग्लूकोज के टूटने से बनता है उसका कन्वर्सन एसिटाइल कोएंजाइम में होता है। एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रवेश करते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से जुड़ते हैं, साइट्रिक एसिड बनाते हैं। साइट्रिक एसिड जो है, अब देखना है कहाँ से क्या क्या निकल रहा है, ये चीज़ का जो है मनन करना है। ये साइट्रिक एसिड जो है कई स्टेप में टूटकर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाते हैं।
ए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो है फिर कई स्टेप में टूटकर उस बीच में एक सक्सिनाइल कोएंजाइम भी आता है, फिर ये जो है टूट के सक्सेनिक एसिड से माइलिक एसिड से फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, इसी तरह से फिर उधर से पायरुविक एसिड आएगा, फिर इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा। एक ग्लूकोज मोलिक्यूल के टूटने में 2 क्रेब साइकिल चलता है, क्योंकि एक ग्लूकोज के अणु टूटने से 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो एक पायरुविक एसिड के साथ इतना हुआ, तो चूँकि एक और पायरुविक एसिड बना है तो एक पायरुविक एसिड ये भी बनेगा। तो दो बार चक्र चलेगा। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए कितने क्रेब साइकिल चलेंगे? 2 क्रेब साइकिल चलेंगे। इसी चीज़ का कन्वर्सन जो है हम लोग को थोड़ा सा देखते हैं अभी अपना किताब में जो है क्या क्या लिखे हुए हैं। इस बात को अगर कोई लड़का समझ आता है तो फिर चलिए ए ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहता है कि सी साइकिल द TCA cycle ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल स्टार्ट विथ द किससे शुरू होता है? कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। हम लोग देखे हैं साइकिल में देखे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एसिटाइल कोएंजाइम प्रवेश करता है, तो सबसे पहले वो जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA के साथ जो है जो 4 कार्बन कंपाउंड था उसके साथ जो है उसके एसिटाइल ग्रुप के साथ जो है कंडेंसेशन करके क्या करता है? वाटर टू यील्ड साइट्रिक एसिड। यहाँ दिया भी है फिगर 14.3 में जो है देखने के लिए। ये बात हम लोग देखे थे। ये कहने का मतलब हुआ कि ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल TCA साइकिल जो है स्टार्ट होता है साइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन के साथ। TCA साइकिल साइट्रिक एसिड फॉर्मेशन के साथ क्या होता है? शुरू होता है। साइट्रिक एसिड बनता कैसे है? तो कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विथ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड एंड वाटर। OAA प्लस ऑक्जेलो एसिटिक एसिड प्लस कौन? एसिटाइल कोएंजाइम का एसिटाइल ग्रुप का कंडेंसेशन होगा H2O। यहाँ एंजाइम था साइट्रेट सिंथेटेज और क्या हो रहा था? साइट्रिक एसिड का निर्माण हो रहा था। द रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एंजाइम साइट्रेट सिंथेटेज। इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करेगा? साइट्रेट सिंथेटेज एंजाइम है, साइट्रेट सिंथेटेज एंड मॉलिक्यूल ऑफ कोएंजाइम इज रिलीज्ड। एसिटाइल कोएंजाइम का जो कोएंजाइम है वो क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं और तब जाके साइट्रिक एसिड साइट्रेट बनते हैं। साइट्रेट इज देन आइसोमेराइज टू आइसोसाइट्रेट। यही जो डायरेक्ट जो स्टेप दिया था अल्फा कीटोग्लूटारेट में, तो यहाँ कहता है कि साइट्रिक जो एसिड है, साइट्रिक एसिड जो क्रेब साइकिल में जो बनता है वो यहाँ पर क्या बनाएगा? आइसोसाइट्रिक एसिड या आइसोसाइट्रेट। यहाँ एकोनिटेज एंजाइम एकोनिटेज एंजाइम जो है इसको क्या करेगा? सीस से और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? यहाँ पर रिमूव होंगे।
जल के अणु जब साइट्रिक एसिड जो है एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आइसोसाइट्रिक एसिड में क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है, और फिर जो है ये सिस एकोटिनिक एसिड सिस एको इसी यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स जो है ऐड होंगे और यहाँ एंजाइम जो है एकोनिटेज एंजाइम ही होंगे, और ये सिस एकोनिटिक एसिड में क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। इस तरह से जो है कन्वर्सन होके तब जाके क्या होगा, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड का निर्माण होगा। चलिए, साइट्रेट देन आइसोमेराइज टू आइसोसाइट्रेट, it is followed by 2 successive steps of decarboxylation leading to formation of alpha ketoglutarate acid। चलिए, इसको पढ़ने के लिए पहले आपको जो हम बताए थे एरो डायग्राम क्रेब साइकिल का, उसको तो एकदम पूरा कर लेना होगा, तभी जाके बात बुझाएगा, नहीं तो फिर ऐसे तो होगा करेगा ना। ऐसा बड़ा ना होगा। एंड देन सक्सिनाइल कोएंजाइम, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाने के बाद वो क्या बनाएगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम। इन द रिमेनिंग स्टेप साइट्रिक एसिड साइकिल, सक्सिनाइल कोएंजाइम इज ऑक्सीडाइज्ड टू OA। सक्सिनाइल कोएंजाइम जो है आगे जो है कौन सी में ऑक्सीडाइज होगा, फिर से जहाँ से शुरू हो रहा, allowing the cycle to continue during the conversion of succinyl coenzyme to succinic acid। यहाँ कह रहा है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड, ए मोलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज्ड। ए मोलिक्यूल ऑफ GTP इज सिंथेसाइज, दिस इज ए सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। इसकी हम लोग चर्चा किए थे, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पर डायरेक्ट जो है ATP का निर्माण हो रहा था GTP बढ़ने के कारण। GDP से जब GTP का कन्वर्जन हो रहा था, जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में चेंज कर रहा था। जब सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में जो है कन्वर्ट करेगा, तो वहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, वहाँ पर डायरेक्ट जो है एक ATP का सिंथेसिस होगा। इन द कपल्ड रिएक्शन GTP is converted to GTP with the simultaneous synthesis of ATP from ADP। ADP से ATP का निर्माण होगा। Also there are 3 पॉइंट, इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा समझेंगे। वो पूरे जो साइकिल बनाए हैं उसी का ये लैंग्वेज है। चलिए देखते हैं, यहाँ कह रहा है देयर आर 3 पॉइंट, इस पूरे साइकिल में कह रहा है कि 3 पॉइंट इन द साइकिल वेयर NAD इज रिड्यूस टू NADH प्लस H। पूरे साइकिल में कितना पॉइंट है, कितना जगह है जहाँ पर
NAD जो है रिड्यूस हो रहा है NADH+H में, माने जो स्टेप में जो हाइड्रोजन निकल रहे हैं, डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने वाले हाइड्रोजन एक्सेप्टर NAD जो है कितने पॉइंट पर जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब वो रिड्यूस्ड हो जा रहा है NADPH2 में, तो 3 पॉइंट्स हैं। अब वो 3 पॉइंट्स आपको याद करना होगा। तो 2 तो है आपको साइट्रेट से जो डायरेक्ट दिया है अल्फा कीटोग्लूटरेट, और अल्फा कीटोग्लूटरेट से जो सक्सेनिक एसिड का कन्वर्सन है, 2 तो यहीं पर हो गया, और एक जो है कहाँ पर है, चलिए, द कंटिन्यूड ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम वाया द TCA साइकिल require the continued replacement of oxaloacetic acid, the first member of the cycle. In addition, it is also requires regeneration, कह रहा है कि इसके रिजनरेशन भी जो मैंने फिर से बनना भी ज़रूरी है। NAD and FAD from NAD and FADH2 respectively. The summary equation for this phase of respiration may be written as follow. इस समरी को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। चलिए, इस इक्वेशन, इस समरी को याद करना है। पायरुविक एसिड जो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के द्वारा जो पायरुविक एसिड बना था, वो जो है 4NAD एक जो है ग्लाइकोलाइड, मतलब पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम, और 3 जो है क्रेब साइकिल में 4NAD प्लस एक जगह FAD प्लस H2O प्लस ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इतना जो है जब इन्वॉल्व होगा, इतना जुड़ेगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। चूँकि क्रेब साइकिल कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर इतने जो है जुड़ते हैं, तब जाके CO2 3CO2 4NADH 4H प्लस 1 FADH2 और प्लस ATP का निर्माण होता है। ये एक पायरुविक एसिड के लिए है, एक पायरुविक एसिड के लिए इतना प्रोडक्ट है। लेकिन हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो पायरुविक एसिड जो है कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, तो इसलिए सब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डबल हो जाएगा। ये तो एक का ना हमला इक्वेशन में बताया है, लेकिन हमारे पास पायरुविक एसिड कितने हैं, 2 है। क्रेब साइकिल 2 बार चलते हैं, तो ये दोनों प्रोडक्ट जो बनेंगे दुगुना बनेंगे कि नहीं, इसी चीज़ का भी नीचे जिक्र किया है। तो इस इक्वेशन को आपको क्या कर लेना है, एकदम रट जाना है, इस इक्वेशन को एकदम कंप्लीट कर जाना है, तो सारा चीज़ अपने आप हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी चीज़ को फिर। वी हैव टिल नाउ सीन दैट ग्लूकोज हैज़ बीन ब्रोकन डाउन टू रिलीज CO2 and 8 molecules of NADH प्लस H। चूँकि यहाँ पर एक पायरुविक एसिड से 4 जो है NADH प्लस बन रहा है, तो 2 है तो कितना दे दिया है, 8 मोलिक्यूल ऑफ, ये पूरे एक ग्लूकोज मोलिक्यूल्स को दिया है, ग्लूकोज के बारे में दिया है। तो एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड, और यहाँ एक पायरुविक एसिड का जो है इक्वेशन दिखाया गया है, तो 4 NADH है,
तो यहाँ पर कितने टोटल होंगे, 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH होंगे, 2 ऑफ FADH2। यहाँ पर FADH2 एक दिखाया गया है, लेकिन पायरुविक एसिड तो 2 बनते हैं, तो पूरा प्रोडक्ट 2 FADH2 हैव बीन सिंथेसाइज्ड। वही चीज़ दिया हुआ है, उसी इक्वेशन को दिया हुआ है। बिसाइड्स जस्ट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इन TCA साइकिल। TCA साइकिल में यहाँ पर कितने ATP, 2 ATP। You may be wondering why we have been discussing respiration at all. Neither O2 has come into the picture nor the promised large number of ATP has yet been synthesized. Also, what is the role of NADH and NADH2 that is synthesized? Let us now understand the role of O2 in respiration and how ATP is synthesized. यहाँ कह रहा है कि what is the role of NADH and FADH? यहाँ हम लोग देखे थे कि ये लोग जो है NADH और FADH2 ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो है प्रवेश करेंगे और वहाँ पर ATP का निर्माण करेंगे, और उसके बाद में जो है आगे का जो हम लोग का टॉपिक होगा, अब वही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। अगले टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करेंगे। इसमें कोई भी अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में जो है करके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर इसमें जो एरर रह जा रहा है, कोई त्रुटि हो रहा है, तो इसके लिए आपको जो है कमेंट बॉक्स में लिखना चाहिए। अच्छा है तो उसको एकदम अच्छा लिखिए, जहाँ पर कोई दिक्कत हो लिखिए, तब हम लोग अपना सुधार करेंगे और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो को हम लोग कुछ लंबा जो है करके बना रहे हैं, थोड़ा सा आसान कर के बना रहे हैं, एक एक पॉइंट को कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। 2-4 मिनट ज़्यादा लगेगा तो लगेगा, लेकिन पूरा स्पष्ट करके जो है हम लोग कर रहे हैं। इतना कर लेंगे तब उसके बाद में जो 1 शॉट वीडियो बनेगा छोटा छोटा, जल्दी जल्दी जो है पढ़ाएंगे। पहले हम लोग इस तरह से करके पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर आगे जब रिवीजन करवाएंगे तो उसका वीडियो जो है कम देर का छोटा छोटा रहेगा। लेकिन अभी जो है शॉर्टकट में नहीं जाइए, अभी थोड़ा सा ज़्यादा इसको डिटेल्स पढ़िए, आगे आपको काम आएगा। चलिए तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।